तो आज हम डिस्कस करेंगे डायसेक्राइड के बारे में। ऐसे हमारा कल का टॉपिक भी इसी के बारे में ही था, डायसेक्राइड के बारे में ही हमने डिस्कस किया था, लेकिन थोड़ा सा उसमें पोर्शन रह गया था और आप लोगों की प्रैक्टिस भी रह गई थी। तो आज चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो ये चीजें तो हमने कर ली थी। अगर हम बात करते हैं कि डायसेक्राइड क्या होता है, जिसमें आपकी टू शुगर्स कंबाइन करती है और एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाती है, उसको बोलते हैं डायसेक्राइड। जिसमें हमने एग्जांपल लिया था माल्टोज का, लैक्टोज का एंड हमने सुक्रोज का लिया था। फिर हमने बात की थी कि जो हमारा माल्टोज होता है ये किससे बनता है, दो ग्लूकोज की यूनिट से बनता है। लैक्टोज बनता है ग्लूकोज से प्लस गैलेक्टोज से एंड सुक्रोज बनता है अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रुक्टोज से बनता है। तो इनके बारे में हमने बात की थी और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब हमारे पास हाँ जी बोलिए कोमल। आपने चेक किया है हर जगह नाइट्रोजन ही है, नाइट्रोजन कहाँ पर है कोमल? हाँ है ही नहीं मेरी कॉपी में, हाइड्रोजन है ही नहीं। हाँ जी कोमल, मैं भी तो वही कह रही हूँ ना कि नहीं है। आपने गलती की है वहां पे। मैंने यही तो बताया कि जब मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखा है वन, सोचो मैंने ऐसा तो था नहीं कि सिंपल स्ट्रक्चर बनाने शुरू कर दिए। मैंने ये भी कहा था कि ग्लूकोज होता है C6H12O6। फिर मैंने आपको बना के भी दिखाया कि कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। फिर मैंने आपको जैसे OH भी दिखाया, H भी बताया। तो हर जगह हाइड्रोजन ही लिखा ना मैंने, नाइट्रोजन तो कहीं नहीं लिखा। और जब मैंने आपको कहा कि नाइट्रोजन, आपने आपने कहा कि आप मतलब आप पता नहीं क्या मिस्टेक है मुझे नहीं पता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, करेक्ट कर लेना आप, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है। तो अभी मैंने जैसे आपको कहा कि जो डायसेक्राइड है जब वो बनते हैं तो उनके बीच में क्या बनता है, उनके बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है। उस कोवलेंट बॉन्ड का नाम है ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ये बॉन्ड कैसे बनता है कल हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन आज दोबारा इसी पोर्शन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो प्लीज यहाँ पे इसको ठीक कर लेना कि जो हमारा माल्टोज बनता है ना, ये बनता है अल्फा ग्लूकोज से प्लस अल्फा ग्लूकोज से बनता है। टू अल्फा ग्लूकोज आपस में कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, डायसेक्राइड, जिसका नाम है माल्टोज। जब माल्टोज बनता है तो यहाँ पर क्या होता है, कंडेंसेशन, मतलब वाटर का रिमूवल होता है। वाटर का रिमूवल होके हमारे पास एक सिंगल कंपाउंड बन जाता है, उसको बोलते हैं माल्टोज। तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी यहाँ पे टू मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, एंड एक सिंगल यूनिट बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कंडेंसेशन। लेकिन हमने ये भी डिस्कस किया था कि माल्टोज जो है बन तो गया है, लेकिन हम दोबारा इसको ग्लूकोज और ग्लूकोज की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइसिस। ठीक है। अब डिस्कस करते हैं दोबारा ये माल्टोज कैसे बनता है। आज हम इसको हैंड रिटन में इसको वो करेंगे, ठीक है। तो प्लीज अगेन वही अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और जैसे जैसे हमें प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे लिखिए। सबसे पहले आपको भी मेरे साथ साथ में लिखना है। तो सबसे पहला जो हम डायसेक्राइड यहाँ पे करेंगे, लिखिए यहाँ पे हेडिंग बनाइए, क्या है, डायसेक्राइड। फर्स्ट डायसेक्राइड कौन सा हम कर रहे हैं, माल्टोज। और ये माल्टोज किससे बनता है, ये बनता है अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज। दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, माल्टोज बनाते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, अल्फा ग्लूकोज का। अब अगेन हम इतनी बार साइक्लिक स्ट्रक्चर बना चुके हैं तो अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी कि वो स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो यहाँ पे बनाइए, खुद बनाइए। अब तो सबको लर्न भी हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं बनाऊं सबसे पहला, आप लोग भी प्लीज बनाओगे अपनी कॉपी पर।
ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है। कार्बन नंबर 3 का OH ऊपर आता है, लीनियर वाला फॉर्म प्लीज बना के देख लेना, H नीचे आता है। उसके बाद HOH, ये कार्बन नंबर 4 है, यहाँ पे 5th होता है, और 5th के साथ कौन अटैच होता है, 6 नंबर कार्बन CH2OH, ये कार्बन नंबर 6 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन होता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये है अल्फा डी ग्लूकोज है। अब इसके साथ हम क्या चीज कंबाइन करेंगे, यहाँ पे हमारे पास सेकंड स्ट्रक्चर भी किसका आएगा, वो भी ग्लूकोज का ही आएगा, एंड वो भी अल्फा फॉर्म ही होगी इसकी। तो यहाँ पे अगेन बना लीजिए, तो देखिए ये कार्बन नंबर 1 है, अल्फा फॉर्म में मतलब H ऊपर आएगा, OH नीचे आएगा। ये कार्बन नंबर 2 है, H ऊपर OH नीचे। ये कार्बन नंबर 3 है, इसका OH ऊपर H नीचे। कार्बन नंबर 4 है, इसका H ऊपर OH नीचे, और यहाँ पे ये कार्बन नंबर 5th है, H नीचे एंड CH2OH। तो ये जो सेकंड स्ट्रक्चर है ये भी क्या है, ये है अल्फा डी ग्लूकोज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों अल्फा अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे देखिए ये ग्लूकोज क्या है, ये है मोनोसेक्राइड, ये मोनोसेक्राइड है, ये वाला भी मोनोसेक्राइड है। अब यहाँ पे 2 मोनोसेक्राइड कंबाइन होंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अब यहाँ पे क्या होने वाला है, जो मेरे पास देखिए एक ग्लूकोज है, ये वाला, इसका फर्स्ट नंबर कार्बन कौन सा है यहाँ पे, ये इसका एनोमरिक कार्बन है, एनोमरिक कार्बन, इसका OH होगा, इसका OH। और जो मेरी सेकंड अल्फा डी ग्लूकोज है, ये वाली शुगर है, इसका कार्बन नंबर 4, इसका क्या होगा, इसका H होगा। ये क्या करेंगे यहाँ पे, ये करेंगे यहाँ पे डिहाइड्रेशन, कंडेंसेशन, वाटर का रिमूव करेंगे, वाटर को यहाँ पे रिमूव करेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं एरो दिखा रही हूँ इस तरीके से, जो मेरी पहली शुगर है एनोमरिक कार्बन का OH, और जो मेरी सेकंड शुगर है, ध्यान रखना OH किसका रिमूव होगा, एनोमरिक कार्बन का। यहाँ पे भी आप देख सकते हो फ्रेंड, अगर मैं आपको दोबारा स्ट्रक्चर दिखाऊं, एक मिनट सॉरी, ये वाला देखिए, सॉरी। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको भी क्या बता रही थी, आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये देखिए दोनों अल्फा अल्फा फॉर्म है, सॉरी ये भी अल्फा है, इसका H ऊपर होगा और OH नीचे होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जिस शुगर का एनोमरिक कार्बन पार्टिसिपेट कर रहा है उसका OH, और जिसका एनोमरिक कार्बन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे उसका खाली H। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, वाटर यहाँ पे रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप इधर देख सकते हो कि देखिए जो ये वाली अल्फा डी ग्लूकोज है, इसका OH, क्योंकि इसका एनोमरिक कार्बन पार्टिसिपेट कर रहा है, और जो दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज है इसका खाली हाइड्रोजन, ये वाला, यहाँ पर ये बाहर निकल जाएंगे, वाटर यहाँ पे बाहर आएगा। आपने अब तक सारे बॉन्ड ऐसे सीखे, तो देखो यहाँ पे लिख दो वाटर, वाटर का एलिमिनेशन हो रहा है, वाटर बाहर आ रहा है, मतलब कौन सी रिएक्शन हो रही है, डिहाइड्रेशन, जिसको हम कंडेंसेशन भी बोलते हैं। कंडेंसेशन क्या होता है कि जब कोई दो मॉलिक्यूल
कंबाइन होकर एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाते हैं, जहां पर आपका वाटर रिमूव होकर कोई दो मॉलिक्यूल एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं। तो अब देखिए, जब यहाँ से पानी बाहर आ जाएगा, अब यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर को बनाऊं तो प्लीज देखिए आपको क्या बनाना है। अगर एक्चुअली मैं यहाँ पर भी दिखा सकती हूँ, अगर मैं यहाँ पे इसको दिखाने की कोशिश करूं, अब देखिए इसका OH, देखिए ये वाला OH और ये वाला हाइड्रोजन बाहर आ गया, एक हाइड्रोजन ये वाला, एक हाइड्रोजन ये वाला, तो H2 हो गया, एक सिंगल ऑक्सीजन ये भी बाहर निकल गया। अब क्या बच गया यहाँ पे? ओनली ऑक्सीजन ही तो बचा है। तो अगर मैं आपको इसी स्ट्रक्चर के अंदर दिखाऊं ना यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, OH तो उसका बाहर आ गया और हमारे पास ओनली सिंगल यहाँ पे ऑक्सीजन बचा था, ओनली सिंगल ऑक्सीजन। तो अब यहाँ पे क्या चीज होगी हमारे पास, एक मिनट, अगर मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे दिखा रही हूँ, तो सेंटर में ऑक्सीजन आ जाएगा और इन दोनों मॉलिक्यूल को जोड़ देगा आपस में इस तरीके से। तो ये हमारे पास अब देखिए एक ही कंपाउंड बन गया है, इसी को बोलते हैं माल्टोज। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, मैं इसको पूरा बना के दिखाती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, मैं इसको दोबारा यहाँ पे लिख रही हूँ हमारे पास। चलो इसको मैं अलग से पिंक से कर लेती हूँ। इसके यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था OH और यहाँ पे था, यहाँ पर भी OH ही था, तो H लिख दिया और ग्रीन से लिख देती हूँ ऑक्सीजन। तो ये जो पिंक कलर वाला है ये आपका बाहर आ जाएगा, वाटर बाहर आ गया, देखो इसको मैंने बाहर लिख दिया। अब हमें इसका ये पूरा स्ट्रक्चर बनाना है कि जब पानी बाहर आया तो यहाँ पे क्या बना। तो अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना चाहोगे तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा छोटा बनाऊंगी, यहाँ पे थोड़ी जगह कम है। और एक्चुअली मुझे ना इस वाटर को यहाँ पे रिमूव करके दिखाना पड़ेगा। रब मैंने कर दिया क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी एक्चुअली मेरे पास स्पेस कम है, तो फिर इसलिए। और प्लीज आप इस स्ट्रक्चर को समझना कि ये कैसे बना है। ये आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो बीच में बॉन्ड बना है ना, देखो ये ऑक्सीजन है, ये वाली ऑक्सीजन, और देखो ये दोनों शुगर कंबाइन हो गई है। तो अगर मैं यहाँ पे इसमें नंबरिंग करूं तो नंबरिंग देखिए क्या क्या आएगी यहाँ पे नंबरिंग। यहाँ पे अगर ये कार्बन नंबर ये 1 है, ये 2 आ गया, 3 4 5 और 6 कार्बन बाहर चला जाएगा, CH2 OH। यहाँ पर भी सेम ही कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और यहाँ पे कार्बन नंबर 6 बाहर आएगा। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, अब प्लीज यहाँ पे मैं ये सारी चीजें लिखूंगी ना, आप खुद यहाँ पे ऐड कर लो। जो जो चीजें यहाँ पे है ना HOH, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। मेन क्या है कि ये वाला बॉन्ड बीच में ये बन गया है बॉन्ड, और इस बॉन्ड का नाम क्या है? इस बॉन्ड का नाम होता है ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये स्ट्रक्चर जो बन गया है इसको बोलते हैं माल्टोज। तो माल्टोज के अंदर देखिए, जब यहाँ पे बॉन्ड बना तो कौन कौन से कार्बन ने पार्टिसिपेट किया? यहाँ पर जो मेरी एक शुगर है उसका कार्बन नंबर 1 था और जो दूसरी वाली शुगर है उसका कार्बन नंबर 4 था। तो यहाँ पे एक का कार्बन नंबर 4, दूसरे का कार्बन नंबर 4, तो हम बोलते हैं, और दोनों अल्फा अल्फा फॉर्म है, तो हम बोलते हैं कैसे लिंकेज हुई है? अल्फा 1,4 लिंकेज। इसका मतलब क्या है कि एक कार्बन का एक कार्बन का फर्स्ट नंबर कार्बन और दूसरी शुगर का कार्बन नंबर 4, ये आपस में क्या बनाते हैं? यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं और एक सिंगल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं माल्टोज। समझ आ गया आप लोगों को कैसे ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, माल्टोज कैसे बना है? अब आपको सारे स्ट्रक्चर एज इट इज ही बनाने यहाँ पे, सारी चीजें समझ आया आपको? बताइए ये बॉन्ड कैसे बना है, यहाँ पे डायसैकेराइड का फॉर्मेशन कैसे हुआ? अगर मैं इसको यहाँ पे कंप्लीट करूं तो चलो मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ। यहाँ पे H है, यहाँ पर OH है, उसके बाद OH, यहाँ पर भी OH,
OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर हाइड्रोजन। समझ आया आपको कि कैसे कैसे हुआ है? प्लीज एक बार मुझे टेक्स्ट करके बता दीजिए आपको ये समझ आया है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बना है, यहाँ पे माल्टोज कैसे बनती है। जब दो अल्फा डी ग्लूकोज आपस में कंबाइन करते हैं तो यहाँ पर एक शुगर बनती है, इसको बोलते हैं माल्टोज, जो एक डायसैकराइड है, जो आपकी दो मोनोसैकराइड से कंबाइन होकर बनता है, जिसमें अल्फा 1,4 लिंकेज होती है। एक शुगर का कार्बन नंबर 1 और सेकंड शुगर का कार्बन नंबर 4 आपस में क्या करते हैं, लिंकेज बनाते हैं। लिंकेज का नाम है ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्योंकि सेंटर में यहाँ पे ऑक्सीजन है जो इन दोनों को जोड़ रहा है। लेकिन हम इसी स्ट्रक्चर को दोबारा इसी फॉर्म में लेकर जा सकते हैं इसकी मोनोमर यूनिट में। इसके डायमर है यहाँ पे 2 है। क्लियर हो रहा है? प्लीज मुझे कुछ यस नो का आंसर दोगे आप लोग, आपको ये समझ में आया है तो प्लीज मैं आप लोगों से कुछ पूछ रही हूँ, आप प्लीज मुझे आंसर क्या कीजिए कि समझ आया है कि नहीं आया है। अब कल मैंने आपको एक रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग का एक फिनोमेना बताया था, उसको मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ। किसी किसी को समझ आया था, किसी किसी को नहीं आया था, मेजॉरिटी ऑफ को समझ नहीं आया था। तो अब यहाँ पे प्लीज नोटिस करना। अब सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारी अल्फा डी ग्लूकोज है, इसमें एनोमर कार्बन कौन सा है। प्लीज जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एनोमरिक कार्बन कौन है इन केस ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज? अब एनोमर क्या होते हैं, अब प्लीज इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि हम 2-3 क्लासों से यही कर रहे हैं। एनोमर क्या होता है, अल्फा फॉर्म क्या होती है, बीटा फॉर्म क्या होती है, इतना सबको पता है? जल्दी से बताइए। अल्फा डी ग्लूकोज में एनोमरिक कार्बन कौन सा है? कार्बन की पोजीशन बताइए। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कौन सा है? 6 कार्बन प्रेजेंट है। 6 में से एनोमरिक कार्बन कौन सा है? कौन सा है? कार्बन नंबर 1 सबको पता है, कार्बन नंबर 1 है, किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, तो इसमें क्या है, कार्बन नंबर 1 क्या है, एनोमरिक कार्बन है। ठीक है, तो अब प्लीज ध्यान से देखना, जो मैंने ये वाला भी बनाया है और ये वाला भी बनाया है, ठीक है, सारी चीजों को। जो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर में अल्फा डी ग्लूकोज बनाया है, सबको पता है ये जो कार्बन नंबर ये है, यहाँ पे है कार्बन नंबर 1, ये क्या है, एनोमरिक कार्बन है। अब हमें क्या करना होता है, जो एनोमरिक कार्बन होता है ना, उसके पास सबको पता है कि उसके पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। यहाँ पे भी देख लो, ये एनोमरिक कार्बन है, ये वाला कार्बन नंबर 1, इसके पास क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी के साथ बॉन्ड बना रहा है, चलो बॉन्ड छोड़ो, पहले सिंपल समझते हैं। अगर अभी यहाँ पे एकदम फ्री पड़ा हुआ है, एकदम फ्री है, यहाँ पे फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो आप सबको पता नहीं हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है, अल्कोहलिक ग्रुप होता है, अल्कोहल है, एंड सबको पता होगा। अगर नहीं पता है ना, तो अगर आपके घर पे थोड़ी बहुत भी अल्कोहल पड़ी होगी ना, आज एक काम करना, उसको थोड़ा से ओनली आप एक काम करना, एक स्पून ले लेना या फिर ओनली एक ढक्कन, और उसको आप थोड़ा सा जला के देखना, आपको पता चल जाएगा कि जो अल्कोहल होती है वो ना बर्न होती है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, हाईली रिएक्टिव। तो हम यहाँ पे क्या क्या मैं बात कर रही हूँ कि जो हमारे पास ये फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप है, ये क्या होता है, रिएक्टिव होता है। अगर ये फ्री पड़ा हो तो ये किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, किसी के साथ भी। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो मेरा कार्बन नंबर 1 है, जो एनोमरिक है, अगर इसका ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री पड़ा हुआ है, यहाँ पे एकदम फ्री है, अभी देखिए, अभी यहाँ पे इसने बॉन्ड नहीं बनाया है, ये फ्री कंडीशन में है, तो जिस शुगर के पास एनोमरिक कार्बन के पास फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। जिसका एनोमरिक कार्बन क्या हो, फ्री हो, एनोमरिक कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या हो, फ्री हो, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि वो रिड्यूस हो सकती है, वो रिएक्ट कर सकती है किसी के साथ भी।
तो अगर आप यहाँ पे देखो कि अल्फा डी ग्लूकोज, इसका ये कार्बन नंबर 1, अभी आप ओनली इस वाले स्ट्रक्चर को देखो, ये खाली ओनली इसको देखो, अभी इसका एनोमरिक कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है, तो अभी हम बोलते हैं इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। समझ आया है रिड्यूसिंग क्या होती है? इसके पहले रिड्यूसिंग बताइए, रिड्यूसिंग शुगर समझ आया क्या है? और प्लीज अपना माइक ऑन करके भी मुझे बता सकते हो अगर आपको टाइप करने में प्रॉब्लम आती है। रिड्यूसिंग शुगर का मतलब क्या होता है? ऐसी शुगर जो कैपेबल होती है, मतलब किसके लिए? रिड्यूस होने के लिए, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करती है। तो यहाँ पे इसके पास क्या है? फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये क्या है? ये रिड्यूसिंग है। अब देखिए ये वाली भी रिड्यूसिंग है, ये वाली भी रिड्यूसिंग है। अब उसके बाद ध्यान देना, आप देखिए अब एक चीज और ध्यान रखनी है, बाकी जो कार्बन नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इन सब के पास भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, लेकिन हमें प्लीज इसको नहीं देखना है। इनके हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री हो या जैसे मर्जी हो, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें कौन सा देखना? हमें ओनली एनोमरिक कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखना है कि वो फ्री है या फिर उसने बॉन्ड बनाया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, जब दो अल्फा डी ग्लूकोज आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? माल्टोज बनाते हैं, जो अभी अभी हमने यहाँ पे देखा। जब यहाँ पे माल्टोज बना, अब प्लीज ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब माल्टोज बना तो जो मेरी ये वाली देखिए, ये वाला ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है ग्लूकोज। तो जब ये माल्टोज बनता है तो जो मेरी ये लेफ्ट साइड में जो ग्लूकोज पड़ा हुआ है, इसका एनोमरिक कार्बन इसने यहाँ पे बॉन्ड बना दिया। इसीलिए मैंने आपको कहा था जब ये बॉन्ड बनाया था, अगर आपने ध्यान दिया हो, कि जो एनोमरिक कार्बन होगा उसका OH बाहर निकलेगा, OH। अगर किसी का एनोमरिक कार्बन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, सॉरी पार्टिसिपेट कर रहा है एनोमरिक कार्बन के अलावा, तो वहां पे उसका ओनली हाइड्रोजन निकलेगा, ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे भी तो वही हुआ था ना, ये देखिए OH, यहाँ पे ये जो वाटर बाहर निकला था, यहाँ पे इसमें ऑक्सीजन कहाँ से निकला था? ऑक्सीजन यहाँ से निकला था, इस एनोमरिक कार्बन से। बाकी हाइड्रोजन तो चलो दोनों के निकले हैं, बट ऑक्सीजन यहाँ से गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जब माल्टोज बनता है तो जो मेरा ये वाला अल्फा डी ग्लूकोज है, इसने तो यहाँ पे बॉन्ड बना लिया। देखो इस वाली शुगर का जो मेरी लेफ्ट साइड में पड़ी हुई है, इसका एनोमरिक कार्बन इसने यहाँ पे बॉन्ड बना दिया, तो इसका ये जो लेफ्ट हैंड है ये तो नॉन रिड्यूसिंग हो गया। नॉन रिड्यूसिंग क्यों हो गया? अब ये रिएक्ट नहीं कर सकता है, अब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो OH था उसने पहले ऑलरेडी ही बॉन्ड बनाया है। इसके पास अब कोई भी यहाँ पे फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है। लेकिन अगर आप इसका ये राइट वाला एंड देखोगे तो ये भी तो अल्फा डी ग्लूकोज ही है ना। अब इसका देखो एनोमरिक कार्बन, कार्बन नंबर 1, इसका OH फ्री है, तो इसका मतलब क्या है? ये अभी भी बॉन्ड बना सकता है, अभी भी रिड्यूस हो सकता है। तो इसका राइट एंड, इसके पास फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एंड। ये रिड्यूस हो सकता है, लेकिन ये वाला रिड्यूस नहीं हो सकता, इसको बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग। तो हम कहते हैं कि जब हमारे पास चेन बनती है ना इसकी, तो हम बोलते हैं राइट एंड क्या होता है? राइट एंड इसका रिड्यूसिंग होता है और लेफ्ट एंड इसका नॉन रिड्यूसिंग होता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल शुगर की बात करें कि ये शुगर कैसी है, तो ये नॉन रिड्यूसिंग, सॉरी ये रिड्यूसिंग ही है, क्योंकि इसके पास देखिए इस शुगर में एक शुगर तो है जिसका एनोमरिक कार्बन क्या पड़ा हुआ है? फ्री पड़ा हुआ है। ये आपका यहाँ पे फ्यूज नहीं है, मतलब इसने यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है, कहने का मतलब ये है। समझ आया आपको? ये समझ आया है कि मैं क्या बात कर रही हूँ? कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके पास फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। यहाँ पे देखो ये CHO, ये क्या है? ये एल्डिहाइड ग्रुप ही तो है, तो ये हमारे पास ये क्या है? ये फ्री है। समझ आ रहा है आप लोगों को? जिसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फ्री कंडीशन में होता है, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग। और वो कौन सा कार्बन देखना है? हमें देखना है एनोमरिक कार्बन। समझ आ रहा है आप लोगों को?
तो आप जितने भी मोनोसेक्राइड देखोगे ना, जितने भी, सारे मोनोसेक्राइड के पास, ओके, जितने भी मोनोसेक्राइड है वो सारी की सारी क्या होती है, सारी रिड्यूसिंग होती है। अब यहाँ पे अभी भी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अब हमने यहाँ पे माल्टोज बनाना सीख लिया। सेकेंड एग्जांपल आता है डाइस्क्राइड में लैक्टोज का। तो यहाँ पे लिखिए लैक्टोज। अब लैक्टोज देखिए किस किस से बनता है। लैक्टोज बनता है हमारे पास बीटा ग्लूकोज प्लस बीटा गैलेक्टोज, और ये भी क्या होता है, इट इज अ डायासेक्राइड। तो लैक्टोज किससे बनता है, ये बनता है बीटा ग्लूकोज से प्लस बीटा गैलेक्टोज से। तो सबसे पहले अब यहाँ पे ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बनाना है। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पे मैं ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर यहाँ पे दोबारा बना देती हूँ। ये देखिए कार्बन नंबर 1 है, ये 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पे 2 जगह बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले हम यहाँ पे ग्लूकोज बनाएंगे। तो ग्लूकोज का जो कार्बन नंबर 1 होता है उसके पास कौन सा ग्रुप होता है, इसके पास होता है CHO, एल्डिहाइड ग्रुप। जो कार्बन नंबर 2 है यहाँ पर H होता है, यहाँ पर OH होता है। ओनली कार्बन नंबर 3 पर ही OH यहाँ पर होता है और H यहाँ पर होता है। बाकी हर जगह H यहाँ पर, OH यहाँ पर। H on the left side, OH on the right side, and लास्ट में आएगा CH2OH। ये हमारे पास ग्लूकोज है। अब सेकंड हमें बनाना है, यहाँ पे सेकंड है गैलेक्टोज। देखिए गैलेक्टोज क्या है, गैलेक्टोज में ओनली गैलेक्टोज जो है, अब एक चीज और, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ग्लूकोज का भी सेम है, कोई फर्क नहीं है, दोनों क्या है, एक दूसरे के आइसोमर्स है। लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ओनली एक जगह फर्क आता है, कार्बन नंबर 4 पर। जो हमारा ग्लूकोज है उसका जो कार्बन नंबर 4 है वहां पर OH आप देख सकते हो राइट साइड पर है और H यहाँ पे लेफ्ट साइड पर है। अगर हम बात करते हैं गैलेक्टोज की, गैलेक्टोज में क्या होता है, एकदम इसको रिवर्स कर दो, OH यहाँ पे आ गया ऑन द लेफ्ट साइड एंड हाइड्रोजन आ गया राइट साइड पे। बाकी पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज गैलेक्टोज का है। तो आप यहाँ पे बना लो CHO, बाकी पूरा इसको कॉपी कर लो यहाँ पे जो आपने ग्लूकोज का बनाया है। ये देख लो OH हाइड्रोजन हाइड्रोजन OH एंड लास्ट में आएगा CH2OH। बाकी कोई फर्क यहाँ पर नहीं है। अब अगर आप इसका रिंग वाला स्ट्रक्चर बनाते हो तो रिंग वाले में क्या आएगा, यहीं पे ही बनाते हैं ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पे ग्लूकोज बनाइए और देखिए कौन सी फॉर्म है, इसकी बीटा फॉर्म है, ध्यान रखना। तो अगर मैं यहाँ पे ग्लूकोज बना रही हूँ, एक हमें ग्लूकोज बनाना है और सेकंड हमें गैलेक्टोज बनाना है। पहले तो रिंग बना लो सिंपल। अब यहाँ पे नंबरिंग भी कर दो, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और 6 तो रिंग के बाहर आता है ना, कार्बन नंबर 6 रिंग के बाहर आता है। तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 ये 5 और कार्बन नंबर 6 आता है रिंग के बाहर। अब यहाँ पर सब कुछ लिख लो, जो भी हाइड्रोजन वगैरह लिखना है सारी चीजें। तो यहाँ पे देखिए जो कार्बन नंबर 1 है वहां पर क्या होता है, बीटा फॉर्म है। बीटा फॉर्म में क्या होगा, बीटा फॉर्म में OH ऊपर आएगा, हाइड्रोजन नीचे आएगा, ऐसा ही है। उसके बाद कार्बन नंबर 2 पे H OH OH H, बाकी स्ट्रक्चर पूरा ग्लूकोज का एज इट इज रहेगा, कोई फर्क नहीं आने वाला वहां पे। H OH और ये जो 5th वाला है यहाँ पर नीचे H आएगा और यहाँ पे आएगा CH2OH। अब यहाँ पे कर लेते हैं दूसरा वाला,
गैलेक्टोज अगर बनाए हम तो गैलेक्टोज में क्या आएगा, आप देखिए यहां पर भी क्या है ओनली, अब देखिए ग्लूकोज, ये मैं ग्लूकोज बना रही हूँ यहाँ पे, कौन सा ग्लूकोज बना रही हूँ, बीटा ग्लूकोज, देख सकते हो OH ऊपर है एनोमरिक कार्बन में और H नीचे है, यहाँ पे बनाना है बीटा गैलेक्टोज। तो ध्यान से देखिए इन दोनों में कहां पे फर्क है, ओनली कार्बन नंबर 4 में, बाकी जो हमने ग्लूकोज बनाया एज इट इज बना दो बीटा गैलेक्टोज, बस ओनली कार्बन नंबर 4 का ध्यान रखना, ये इस वाले का, इसमें हम ओनली OH ऊपर कर देंगे और H नीचे कर देंगे, बाकी पूरा स्ट्रक्चर गैलेक्टोज का वैसे रहने वाला है। कर दो, यहाँ पे क्या होगा OH, H नीचे, 2 पे क्या है H यहाँ पर है, OH यहाँ पर है, इसके बाद H नीचे OH ऊपर। अब देखिए कार्बन नंबर 4 पे ओनली करना है, ठीक है, तो OH कहां पर आ जाएगा, OH आ जाएगा ऊपर एंड हाइड्रोजन आ जाएगा नीचे, बाकी पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज है, CH2OH। हो गए कार्बन। अब देखिए यहां पर भी कैसे कैसे लिंकेज होती है, ध्यान देना इसके बारे में भी। तो अगेन यहां पर भी वैसे होने वाला है, जैसे हमने माल्टोज बनाया, लैक्टोज भी वैसे बनाएंगे। जो हमारी देखिए यहाँ पे ये वाला बीटा ग्लूकोज है, बीटा ग्लूकोज में से इसका कार्बन नंबर 1, मतलब इसका एनोमरिक कार्बन का OH, और जो मेरा बीटा गैलेक्टोज है उसका कार्बन नंबर 4। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर इनमें होगा डिहाइड्रेशन रिएक्शन, मतलब यहाँ पे क्या होगा, वाटर का रिमूवल होगा। अगर मैं यहाँ पे इसको H था ना, इसको ये कर दिया, तो देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, ध्यान से देखना अब इसको, जो बीटा ग्लूकोज है इसका एनोमरिक कार्बन, मतलब इसका कार्बन नंबर 1, और जो गैलेक्टोज है इसका कार्बन नंबर 4, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन करेंगे, किसका OH, और साथ वाले का हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, पानी वाटर रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा। कैसा बॉन्ड बनेगा, इस तरीके से, समझ आ रहा है आपको, और बाकी पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज रहने वाला है, एज इट इज, और ये बन जाएगा हमारे पास आपका लैक्टोज। अब यहाँ पर भी एक शुगर का कार्बन नंबर 1, दूसरी शुगर का कार्बन नंबर 4, दोनों बीटा बीटा फॉर्म है, तो हम बोलेंगे बीटा 1,4 लिंकेज हुई है, पानी को बाहर निकाल देंगे, वाटर रिमूव हो जाएगा। तो अगर मैं स्ट्रक्चर को यहाँ पे नीचे ड्रॉ करके आपको दिखाऊं, समझ आया आप लोगों को कैसे ये हुआ। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको बनाऊं यहाँ पे नीचे, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, और प्लीज आप लोग भी बनाइए। तो यहाँ पे बनेगा, 1 मिनट, ब्लू वाले से बना देते हैं। तो ये बनेगा यहाँ पे इस तरीके से, ये हमारे पास देखिए हाइड्रोजन आ जाएगा नीचे, और यहाँ पर ऑक्सीजन रह जाएगा बीच में, OH, हाइड्रोजन नीचे। ये स्ट्रक्चर प्लीज थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, आप इसको ठीक कर लेना। हाइड्रोजन, OH, OH, हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, देन यहाँ पर OH, यहाँ पे CH2OH, यहाँ पर H, OH, OH, H, OH, H, H और CH2OH। तो ये बन गया हमारे पास आपका, ये क्या बन गया, ये बन गया लैक्टोज, जिसमें कैसी लिंकेज होती है, बीटा 1,4 लिंकेज। समझ आया। और कौन सा बॉन्ड बना ये बीच में, ये बन गया O ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब आप प्लीज अगेन यहां पर भी देख सकते हो, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 और ये कार्बन नंबर 6 है। यहाँ पे भी देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जो मेरा ये ग्लूकोज है, इसका एनोमरिक कार्बन तो बॉन्ड बना रहा है, लेकिन ये जो गैलेक्टोज है ना, ये वाला राइट वाला पार्ट,
इसका एनोमरिक कार्बन के पास ये फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने की वजह से ये शुगर भी क्या बन जाती है, ये भी बन जाती है रिड्यूसिंग, क्योंकि नो डाउट कि एक शुगर का एनोमरिक कार्बन यहाँ पे फ्री नहीं है लेकिन दूसरे वाले का फ्री है, तो फ्री की वजह से इसका नेचर भी रिड्यूसिंग हो जाता है। समझ आ गया गैलेक्टोज कैसे बना है, सॉरी लैक्टोज कैसे बना है। आप यहां पर भी देख सकते हो, कहां गया ये वाला, ये देखिए नीचे वाला स्ट्रक्चर, सॉरी ऊपर वाला, ये देखिए लैक्टोज बीटा फॉर्म है हमारे पास, ये दिया है यहाँ पे गैलेक्टोज और यहाँ पे दिया है ग्लूकोज। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमारे पास बीटा 1,4 लिंकेज हुई है, बीटा 1,4, तो क्या लिखा है गैलेक्टोज बीटा 1,4 लिंकेज। तो देख सकते हो यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है 1 और 4 के बीच में, और ये दोनों आपस में जुड़ गए हैं। समझ आ रही है आपको बातें, देखो दोनों इसकी बीटा बीटा फॉर्म है। क्लियर हुआ है। ये वाला भी देख लो भी जो हमने बनाया, ये वाला समझ आया आप लोगों को कैसे बना है लैक्टोज। इसके बाद ओनली लास्ट पॉलीसेकेराइड, सॉरी लास्ट रहता है सुक्रोज। प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिए सबको समझ आ गया है। आप लोगों ने सबने नोट किया है। ओके, अब लास्ट डाइसेक्राइड है, जिस उस लास्ट डाइसेक्राइड का नाम है, लिखिए सुक्रोज। सुक्रोज भी क्या है, इज अ डायासेक्राइड। किस किस से बनता है, ये बनता है अल्फा ग्लूकोज से प्लस बीटा फ्रुक्टोज से। अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज से बनता है। तो यहाँ पे बनाते हैं अब इसको अल्फा ग्लूकोज को, देन उसका बीटा फ्रुक्टोज को। तो अगेन यहाँ पे सबसे पहले बना दीजिए अल्फा ग्लूकोज, ये बना दो अल्फा ग्लूकोज। अल्फा फॉर्म का मतलब है OH नीचे, उसके बाद हाइड्रोजन, इस तरीके से ये बनेगा ना अल्फा ग्लूकोज। बनाइए, अब तो आपको स्ट्रक्चर लर्न हो गया होगा ना, तो काफी बार हमने बना लिया है। हाइड्रोजन एंड लास्ट में CH2OH। नंबरिंग भी कर दो साथ साथ में कार्बन की, कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, यहाँ पे ये 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है, ये कार्बन नंबर 5 है और ये कार्बन नंबर 6 है। अब यहाँ पे प्लस बनाना है आपको, कौन सी शुगर बनानी है, फ्रुक्टोज बनाना है। कौन सा फ्रुक्टोज है, ये है बीटा फ्रुक्टोज। ध्यान रखना अल्फा ग्लूकोज था लेकिन फ्रुक्टोज कौन सा है, बीटा है। तो यहाँ पे फ्रुक्टोज की रिंग बनाइए, फ्रुक्टोज ऐसे बनेगा, फ्यूरिन रिंग होती है ना फ्रुक्टोज की, सॉरी ये तो कुछ ज्यादा ही, तो यहाँ पे एक मिनट, ठीक है। अब प्लीज ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर हम सारे कर चुके हैं। फ्रुक्टोज बीटा फ्रुक्टोज है, इसका कार्बन नंबर ये वाला होता है 1, ये वाला CH2OH, याद है सबको। कार्बन नंबर 1 और 6 रिंग के बाहर होते हैं, यहां पर OH होता है। ये कार्बन नंबर 2 है, ये वाला, याद है ना सबको कि नहीं याद है। OH, H नीचे, H, OH, उसके बाद H और यहाँ पे आएगा CH2OH, ये कार्बन नंबर 6 है। तो प्लीज यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है,
ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये कार्बन नंबर 6 है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे OH ऊपर किया है, मतलब ये इसकी, ये कौन सा फॉर्म है, ये है बीटा फ्रुक्टोज है। और ध्यान रखना फ्रुक्टोज के केस में एनोमरिक कार्बन कार्बन नंबर 2 होता है। ग्लूकोज के केस में एनोमरिक कार्बन नंबर 1 है, फ्रुक्टोज में एनोमरिक कार्बन नंबर 2 होता है। अब यहाँ पे देखिए कैसे कैसे लिंकेज होगा, ध्यान पूर्वक यहाँ पे बातों को सुनो। पहली बात तो यहाँ पे अल्फा लिंकेज भी होगी और यहाँ पर बीटा भी होगी। ग्लूकोज का अल्फा, फ्रुक्टोज की बीटा फॉर्म है। अब यहाँ पे देखिए कैसे कैसे लिंकेज होने वाली है। जो मेरा ग्लूकोज है अल्फा उसका कार्बन नंबर 1 और जो मेरा फ्रुक्टोज है उसका कार्बन नंबर 2, इनके बीच में लिंकेज होगी। तो मैंने नाम दे दिया अल्फा बीटा 1-2 लिंकेज, या हम बोल सकते हैं अल्फा 1 बीटा 2 लिंकेज। कैसी लिंकेज? ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, या आप बॉन्ड भी बोल सकते हो सिंपल। अब यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है, ध्यान पूर्वक इस चीज को देखना। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे जो मेरा ये ग्लूकोज है, यहाँ पर इसका एनोमरिक कार्बन नंबर 1 और जो फ्रुक्टोज है इसका एनोमरिक कार्बन 2, ये आपस में रिएक्ट करेंगे दोनों, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2। और जब रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, अगेन वही चीज होगी। क्या होगा, यहाँ पर ये निकल जाएगा बाहर, पानी बाहर आ जाएगा, वाटर बाहर आ जाएगा। और जब वाटर बाहर आएगा तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या चीज हो रही है, समझने वाली बात है। चलो पहले स्ट्रक्चर बना लेती हूँ, यहाँ पे आप भी बनाइए स्ट्रक्चर। जब अब यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे इसको बना के दिखाऊं तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे प्लीज आप लोग भी बनाइए साथ साथ में, आपकी तभी प्रैक्टिस हो पाएगी। यहाँ पे कुछ ऐसे बनेगा, ऑक्सीजन बीच में आ जाएगा, एक ऑक्सीजन तो रह ही रहा है, CH2OH। जस्ट ओनली सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको इस तरीके से लिख रही हूँ। यहाँ पे देखिए ये नीचे वाला फ्रुक्टोज है, ऊपर वाला ग्लूकोज है, और इनके बीच में ये दिख रहे हो आप, ये बॉन्ड आ गया है, जुड़ गए हैं ना। ये कार्बन नंबर 1 था और ये नीचे देखिए ये कार्बन नंबर 2 था, तो 1 और 2 के बीच में बॉन्ड बन गया यहाँ पे, ये वाला जिसको बोल दिया ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अल्फा बीटा 1-2 लिंकेज। अब यहाँ पे समझने वाली बात की, देखो बाकी पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज ये वाला रहेगा, यहाँ पे उसको खुद बना लो आप। लेकिन यहाँ पे क्या चीज समझनी है, देखो दोनों एनोमरिक कार्बन, ग्लूकोज का भी एनोमरिक कार्बन, उसका उसके पास भी यहाँ पे OH फ्री नहीं है, एंड फ्रुक्टोज का भी एनोमरिक कार्बन जो कार्बन नंबर 2 है, इसके पास भी फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है। दोनों ने ही यहाँ पे बॉन्ड बना दिया है, जिसकी वजह से ये शुगर हो जाती है, क्या हो जाती है, कल भी बताया था, नॉन रिड्यूसिंग। अब ये रिड्यूस नहीं हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर इसके पास फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, उसके एनोमरिक कार्बन के पास, मतलब फ्री कार्बोनिल ग्रुप, मतलब फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं है, कहने का मतलब ये है, या फिर फ्री कीटोन ग्रुप नहीं है। समझ आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है। तो अब देखिए हमने 3 डायसेक्राइड किया, हमने सुक्रोज किया, माल्टोज किया, लैक्टोज किया, लेकिन माल्टोज लैक्टोज वो रिड्यूसिंग है, क्योंकि उनका एक ना एनोमरिक कार्बन तो फ्री था ना वहां पे, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों ही बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये बन जाती है नॉन रिड्यूसिंग। एंड ये क्वेश्चन आपका नीट में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो आंसर था उसका सुक्रोज। समझ आ रहा है आपको, ये समझ आई नॉन रिड्यूसिंग क्यों है, क्योंकि इसके दोनों एनोमरिक कार्बन के पास फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं बचा है। बताइए, डायसेक्राइड वाला पोर्शन हमारा अब कंप्लीट हो गया है, डन। अब यहाँ पे कुछ नहीं है बताने वाला,
और अब आपको डाया आ गया तो पॉली तो कुछ भी नहीं है, जितनी मर्जी यहाँ पे और शुगर जोड़ लो, जैसे हमने यहाँ पे 2 जोड़ के दिखा दी, अब आप यहाँ पे 10 शुगर जोड़ दो, ऐसे तो दिखाना है, सबके अंदर आपने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही दिखाना है और कुछ नहीं दिखाना। बताइए, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग समझ में आ गया है? यहाँ पे देख सकते हो आप सुक्रोज के केस में, ये देखिए यहाँ पे डायग्राम भी दिखाया हुआ है, अल्फा 1 और 2 बीटा फ्रुक्टोज सुक्रोज बन गया है। ये ग्लूकोज है, देखिए इसका कार्बन नंबर 1 और फ्रुक्टोज है इसका कार्बन नंबर 2, दोनों ही एनोमरिक होते हैं और बीच में बॉन्ड बन गया है। आपको यहाँ पे इस तरीके से भी दिखा सकते हो डायग्राम, जैसे मैंने दिखाया वो भी, वो आपकी मर्जी है। बोलिए, समझ आ गया है? डायसैकराइड क्लियर हो गया है सबको? बिकॉज अमनजोत, रिंग बनाने वाला एनोमरिक कार्बन ही होता है, वही रिएक्टिव होता है, वही, उसी के पास, ये तो कार्बोनिल कार्बन तो वही होता है ना एनोमरिक की, या तो उसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होगा या तो फिर कीटोन ग्रुप होगा, तो उसी का ही हम कंसिडर करेंगे ना। फिर जब मैंने आपको रिंग बनाना सिखाई थी तभी तो मैंने आपको सिखाया था कि आपको ये बाद में जाके प्रॉब्लम आएगी इसमें, कि जो रिंग बनती है वो ओनली इस कार्बन, जो एनोमरिक कार्बन की वजह से बनती है, मतलब फंक्शनल ग्रुप किसके पास है, कार्बोनिल कार्बन की वजह से बनती है ना, ये तो बताया था। तो कार्बोनिल कार्बन किसके पास होता है, या तो एल्डिहाइड ग्रुप वाले के पास होगा या तो कीटोन वाले के पास होगा, और जहां ये प्रेजेंट होगा उसकी वजह से रिंग बनेगी। ग्लूकोज के केस में कार्बन नंबर 1 के पास ही एल्डिहाइड होता है, फ्रुक्टोज के केस में कार्बन नंबर 2 पे होता है कीटोन ग्रुप, मतलब कार्बोनिल कार्बन, ये कार्बोनिल कार्बन है ना दोनों, ये देखो CHO और दूसरा वाला ये वाला। अगर जब मैंने आपको रिंग बनाना क्यों सिखाया था, यहाँ पे देखिए, ये देख लो आप, ये वाला कंसेप्ट नॉर्मल तो देखिए ना, ये वाला इस कंडीशन में प्रेजेंट है, कार्बन डबल बॉन्ड O, जब इनके बीच में यहाँ पे मतलब रिएक्शन होती है, वही मैंने कहा कि रिएक्शन क्या हो रही है आप केमिस्ट्री में करोगे, तभी तो यहाँ पे बॉन्ड बना है, तो ये बॉन्ड तो यहाँ पे कभी भी टूट सकता है, मतलब ये रिंग वाली फॉर्म कभी भी इस लीनर वाली फॉर्म में आ सकती है, तो इसके साथ कोई भी रिएक्ट कर सकता है, ये OH इसके साथ रिएक्ट कर सकता है, तो इस कार्बन नंबर 1 के पास ये जो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये फ्री है कि आपका फ्री नहीं है, इसके ऊपर वेरी करता है। फ्रुक्टोज के केस में कार्बन नंबर 2 के ऊपर वेरी करता है, बाकी के ऊपर किसी के पास कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है अमनजोत, बाकी क्यों कंसिडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाकी तो नॉर्मल बॉन्ड की फॉर्म में प्रेजेंट ही ना, ये देखो बाकी सारे कार्बन अटैच है उस तरीके से, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो मेरा कार्बन नंबर ये सारे पहले तो लीनियर फॉर्म में तो है ही है, 1 और 5 के बीच में ये रिंग बनी है, ये टूट सकती है फिर कभी भी, अगर यहाँ पे कोई भी और आ गया तो, क्योंकि हमने बात की थी कि हमेशा ये इसी फॉर्म में नहीं रहता है, ये सारी फॉर्म इंटरचेंज हो सकती है, लीनियर वाली साइक्लिक में, साइक्लिक वाली दोबारा लीनियर वाली फॉर्म में आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये सारे डायग्राम, एक्चुअली तो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, लेकिन मैंने आपको वाले डायग्राम भी दिखा दिए कैसे कैसे ये बने हैं। ठीक है, अब मैं आपको करवा रही हूँ यहाँ पे पॉलीसेकेराइड, जो आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, अब तक हमने वो वाला क्वेश्चन स्टार्ट भी नहीं किया है, लेकिन सीरियसली कहूँ अब आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, कि पॉलीसेकेराइड क्या होता है, पॉली मतलब मैनी, अब हमने मोनो कर लिया, डाया कर लिया, तो पॉली का मतलब क्या हो गया, मैनी, बट कितने मैनी, मान लेते कि ये एक सिंपल ये वाली सिंपल शुगर है, एक शुगर, दूसरी शुगर, तीसरी शुगर, जुड़ते जा रहे जुड़ते जा रहे हैं, अगर ये 9 से ज्यादा शुगर हो गई है, 9 से ज्यादा, 10, 11, 12, तो वो आ जाती है पॉलीसेकेराइड के अंदर। अगर यहाँ पे 9 से ज्यादा जुड़ गए हैं, मतलब 10 भी जुड़ गए हैं, तो उसको बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। अब ये इतनी बड़ी बन जाती है शुगर की चेन कि मैंने आपको बताया था कि ये टेस्ट में स्वीट नहीं होते हैं,
अगर हम बात करते हैं डायसैकेराइड की या फिर मोनोसैकेराइड की, वो टेस्ट में वो होते हैं, स्वीट होते हैं, लेकिन पॉलीसैकेराइड का नेचर मतलब टेस्ट में स्वीट नहीं होता है। तो पहली बात तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द एसिड इनसॉल्युबल। अब मैंने आपको पहली क्लास में ही बताया था, अगर आपको याद हो तो, कि पॉलीसैकेराइड क्या होता है, इट इज अ मैक्रोमोलेक्यूल, एसिड के अंदर इनसॉल्युबल होता है। रीजन क्या है, साइज बहुत बड़ा है। कितना साइज बड़ा था, मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका, 1000 डाल्टन से ज्यादा है, याद आ रहा है। लेकिन सोचो, मोनोसैकेराइड एंड डायसैकेराइड हमारे माइक्रोमोलिक्यूल के अंदर आते हैं, वो एसिड के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं, ये नहीं होते हैं। तो ये क्या है, एसिड के अंदर इनसॉल्युबल पैलेट है। ऑल्सो हैज पॉलीसैकेराइड, जिस कार्बोहाइड्रेट का टाइप है एज अनदर क्लास ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल। पॉलीसैकेराइड क्या होता है, लॉन्ग चेन ऑफ शुगर, जितनी मर्जी शुगर ऐड कर दो। अगर मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम दिखाऊं, तो आप यहाँ पे ये वाला देख सकते हो, ये देखिए जो यहाँ पे दिख रही है, देखो एक शुगर, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, इस तरीके से। और ये डॉट डॉट दिखा रहा है कि आप जितनी मर्जी शुगर यहाँ पे और ऐड कर सकते हो, जितनी मर्जी ऐड कर लो आप यहाँ पे, नंबर ऑफ। अब देखिए जब यहाँ पे चेन बनती है, तो ध्यान रखना पॉलीसैकेराइड दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास होमोपॉलीसैकेराइड और दूसरे होते हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड। होमो होता है कि अगर पूरी चेन सेम शुगर से बन रही है, मान लेते हैं ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, पूरी चेन को बनाने वाला ग्लूकोज ही है, तो उसको बोलते हैं होमोपॉलीसैकेराइड। एक होते हैं हेटेरो, मान लेते हैं यहाँ पे आ गया ग्लूकोज, देन आ गया फ्रुक्टोज, देन दोबारा ग्लूकोज फ्रुक्टोज, इस तरीके से, या फिर यहाँ पे गैलेक्टोज भी आ गया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे चेन को बनाने वाले डिफरेंट शुगर, इसको बोलते हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड। यहाँ पे क्या लिखा है, टू मोनोमर टाइप, या फिर मल्टीपल, जितने मर्जी आप यहाँ पे ले लो। अब जब ये चेन बनती है तो अनब्रांच भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है। अनब्रांच वाली तो हमने देख ली, ये देखो अनब्रांच ही है ना, बस सिंपल जुड़े जा रहे हैं एक दूसरे के साथ। कौन सी लिंकेज हो रही है, 1,4 अल्फा 1,4 लिंकेज। लेकिन कई बार इनके अंदर ब्रांच फॉर्म भी आती है, जैसे ये देखिए यहाँ पे, ये तो देखिए यहाँ पे 1,4 लिंकेज हो रही है। कई बार यहाँ पे अल्फा 1,6 लिंकेज भी आ जाती है, 1,6 मतलब 1 वाला 6 नंबर के साथ भी बॉन्ड बना देता है। डायग्राम दिखा दूंगी, समझ में आ जाएगा। तो वही हेट्रो वाली में भी क्या है, ये हमारे पास अनब्रांच हो सकती है और यहाँ पे ब्रांच वाली फॉर्म भी आ सकती है। ठीक है, आई होप आपको ये बातें इधर समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि हमारे पास पॉलीसैकेराइड क्या होता है, लॉन्ग चेन होता है शुगर का। दे आर थ्रेड की तरह होते हैं, लिटरली कॉटन थ्रेड, सच्ची में कॉटन थ्रेड होता है, इतना पतला होता है ये। अगर आप इसको देखोगे ना माइक्रोस्कोप के अंदर, तो सच्ची में हमें इस तरीके से नजर आती है, बिल्कुल छोटी छोटी एकदम, जिसके अंदर क्या होते हैं, कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स होते हैं जो क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है, मतलब पॉलीसैकेराइड की बिल्डिंग को बनाने वाले कौन होते हैं, मोनोसैकेराइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेलुलोज, आई होप आप सब ने सेलुलोज पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने भी आपको पढ़ाया है। सेलुलोज कहाँ होता है, प्लांट की सेल वॉल में होता है। जो प्लांट सेल होते हैं उनकी सेल वॉल में क्या होता है, सेलुलोज। तो आप समझ पा रहे हो, सेलुलोज क्या है, इट इज अ पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड है ये, पॉलीमरिक पॉलीसैकेराइड है। किससे बनता है, ध्यान देना, ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड, दैट इज ग्लूकोज। तो जब बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट आपस में कंबाइन करती है ना, बहुत सारी ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं सेलुलोज को, जो क्या है, इट इज अ पॉलीसैकेराइड। तो सोचो, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, लेकिन सेलुलोज आपका पॉलीसैकेराइड है, जो ग्लूकोज से ही बनता है। तो इसका मतलब सेलुलोज क्या हुआ, इट इज अ होमोपॉलीमर, एक ही टाइप की शुगर उसको बना रही है, दैट इज ग्लूकोज। तो सेलुलोज क्या हुआ, होमोपॉलीमर हुआ। इसके अलावा स्टार्च, आप सबने स्टार्च के बारे में भी सुना होगा। स्टार्च क्या होता है, प्लांट क्या करते हैं, अपना फूड स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में। ये भी आपने पढ़ा होगा कि जो प्लांट होते हैं अपना खाना ग्लूकोज की फॉर्म में बनाते हैं, बाद में उसको स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में। तो स्टार्च क्या होता है, इट इज अ वेरिएंट ऑफ दिस, बट प्रेजेंट एज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट। तो हाँ, तो जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो अपनी बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज को स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब जैसे प्लांट अपना खाना स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, उस तरीके से एनिमल, जो हम ह्यूमन बीइंग होते हैं, हम अपना एक्सेस ग्लूकोज जो होता है ना, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं।
ये भी एक पॉलीसेकेराइड ही होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, एनिमल्स के अंदर, और हमारी बॉडी में ये ना लीवर में जाके स्टोर हो जाता है। जितना भी हम खाना खाते हैं तो जो भी एक्सेस ग्लूकोज होता है ना, एक्सेस ग्लूकोज, सारा एक्सेस ग्लूकोज हमारे लीवर में स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और ये भी एक पॉलीसेकेराइड है। इसके अलावा एक इनुलिन है, ये भी हमारे पास फ्रुक्टोज का पॉलीमर होता है। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, इसको भी ध्यान से समझना। अब ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, अगर आप इसको समझ पाओ, अब मुझे लगता है कि समझ में आ जाएगा। देखिए ये एक ग्लूकोज है, ग्लूकोज में सॉरी शुगर ले लो आप, ये एक शुगर है, शुगर शुगर शुगर, ये देख रहे हो आप एकदम लीनियर फॉर्म बन रही है इसकी। क्या लिखा है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोर्शन ऑफ ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन क्या है, पॉलीसेकेराइड है। देखिए शुगर 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 कंबाइन हो रही है आपस में, और देखिए इसका कार्बन नंबर 1 है और ये 4 है, तो ये देखिए 1 है और ये 4 है, तो 1 4 लिंकेज हो रही है यहाँ पे, देख पा रहे हो यहाँ पे 1 4, ये 4 वाला है 1 2 3 4, सॉरी 4, ये 5 और 2 ये 6 है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर हमारे पास यहाँ पे एक सिंपल चेन बन रही है जो कैसी है, अनब्रांच है, तो अनब्रांच में हो रही है 1 4 लिंकेज। लेकिन ध्यान से यहाँ पे क्या देखना है, ये वाला देखिए, यहाँ पे ब्रांच फॉर्म बन रही है, दिख रही है, ब्रांच वाला स्ट्रक्चर आ रहा है, ये कार्बन नंबर 6 है, सबको पता है, इसको इसमें कोई डाउट नहीं है, ये 1 है 2 3 4 5 और ये 6 है, और देखिए ये इसका कार्बन नंबर, ये शुगर 1 है 2 3 4 5। जब इधर ब्रांच वाली फॉर्म बन रही है तो एक शुगर का कार्बन नंबर 6 और दूसरे शुगर का कार्बन नंबर 1, ये इधर ब्रांच स्ट्रक्चर बना रहा है। जो आप इधर ये वाला स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, देखो ये है हमारे पास थ्रेड, इस तरीके से नजर आता है हमें। तो देखो ये वाली, ये तो सिंपल इसकी अनब्रांच फॉर्म है, लेकिन देखो यहाँ पे इसकी ब्रांचिंग हो रही है, आप इसको यहाँ पर भी देख सकते हो। देखो इन्होंने यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर भी दे दिया, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, दिख रहा है आपको, ये 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 और ये 6, समझ आ रहा है आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा है कि पॉलीसेकेराइड में से ग्लाइकोजन राइट एंड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एंड, राइट वाला रिड्यूसिंग है क्योंकि एनोमरिक कार्बन के पास फ्री OH है, एंड जो इसका लेफ्ट एंड है, ये लेफ्ट वाला देखिए, लेफ्ट वाला तो बॉन्ड बना रहा है, देख रहे हो लेफ्ट वाला बॉन्ड बना रहा है, इसलिए वो है नॉन रिड्यूसिंग एंड। आई होप आपको अब ये लाइन समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पे काफी कुछ कुछ दिया गया है, लेकिन कुछ यहाँ पर मैं ऐड करके आई हूं, उसको आप पढ़ लीजिए। तो सम होमोपॉलीसेकेराइड क्या करते हैं, स्टोर होता है, किस लिए, फ्यूल के लिए। तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होमोपॉलीसेकेराइड है ना, इवन पॉलीसेकेराइड, वो होता है स्टार्च, और सेकंड होता है ग्लाइकोजन। ध्यान रखना, प्लांट एक्सेस में ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं प्लांट सेल के अंदर, और हमारे अंदर जितने भी एनिमल सेल हैं वो सारा एक्सेस ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं, कहाँ पे, इन द लिवर। तो ध्यान रखना हमारी पूरी बॉडी में, इसलिए कहते हैं ना हमारा लिवर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सारा एक्सेस ग्लूकोज हमारा लिवर में स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो एनिमल में हम ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं, और प्लांट ग्लूकोज स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एंड दोनों है होमोपॉलीसेकेराइड, एक ही टाइप की शुगर होती है, उस शुगर का नाम है ग्लूकोज, दोनों ही ग्लूकोज से बनता है। यहाँ पे मैंने पूरा पैराग्राफ डाला है, जो पढ़ना चाहता है वो बाद में रीड कर सकता है, लेकिन जस्ट ओनली मैं आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाऊंगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वाला डायग्राम है ना, ये हमारे पास स्टार्च का डायग्राम है जो प्लांट के अंदर होता है। अब ये जो स्टार्च है इसकी 2 फॉर्म होती है, एक होती है ब्रांच फॉर्म और एक होती है अनब्रांच फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए जो इसकी अनब्रांच फॉर्म होती है उसको बोलते हैं अमाइलोज। ये देखिए यहाँ पे सिंपल शुगर बन रही है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे सिंपल चेन बन रही है, 1 4 लिंकेज हो रही है सब में, देखिए 1 4 1 4 1 4 1 4 लिंकेज हो रही है, जिसकी वजह से देखिए एक एंड इसका रिड्यूसिंग आ रहा है और एक इसका नॉन रिड्यूसिंग आ रहा है। तो स्टार्च की जो अनब्रांच फॉर्म है उसको बोलते हैं अमाइलोज। स्टार्च की ही एक देखिए यहाँ पे ये वाली देखो ब्रांचिंग बन रही है, दिख रही है ब्रांचिंग। जब ब्रांचिंग बन रही तो लिंकेज होती है 1 6 लिंकेज। जो मेरी एक शुगर है उसका कार्बन नंबर 1 और दूसरी वाली शुगर का कार्बन नंबर 6, ये यहाँ पे बॉन्ड बना रहे,
और इस ब्रांच वाली फॉर्म को बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आप यहाँ पर भी देख पा रहे हो, यहाँ पे एक इसका रिड्यूसिंग एंड आ रहा है, दूसरा इसका नॉन रिड्यूसिंग आ रहा है। अब देखो एनसीईआरटी में कुछ भी ब्रांच एंड ब्रांच के बारे में लिखा नहीं है, लेकिन देखो ये वाला डायग्राम उन्होंने वहां पे ऐड किया है। लेकिन देखो इससे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे देखिए ये वाला, देखो वो इस पोर्शन को यहाँ पे जूम कर रहे हैं, तो ये पोर्शन हमें अनब्रांच के बारे में बता रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर जब उन्होंने इस पोर्शन को जूम किया तो देखो यहाँ पे ये पहले तो ये अनब्रांच था, देखो बाद में इधर ब्रांचिंग हो रही है, तो उन्होंने यहाँ पे इसको दिखा दिया ना इस फॉर्म में, देखो ये अनब्रांच फॉर्म है, इसकी ब्रांच फॉर्म है। तो ब्रांच फॉर्म में 1,6 लिंकेज होती है और अनब्रांच फॉर्म में 1,4 लिंकेज होती है। समझ आ रहा है आप लोगों को? और ये वाला डायग्राम है यहाँ पे ग्लाइकोजन का दिया है, स्टार्च का मैंने आपको दिखा दिया ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ वही चीजें लिखी है जो मैंने आपको भी बताई है। इसके अलावा जो एनसीईआरटी में मेंशन, जस्ट ओनली डायग्राम लेकर आई हूँ। अगेन वही, आपको ये सारे स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट ओनली समझने के लिए है। आप सबने इंसेक्ट को देखा होगा, जो आप इस फोटो में भी देख रहे हो, सबने कॉकरोच देखा होगा। इनकी जो ब्राउन कलर की बॉडी नजर आती है आपको, ये बहुत ज्यादा क्रंची टाइप की होती है, क्रंची क्रंची, ठीक है। और ये इसका स्केलेटन ही होता है ना, जैसे हमारा स्केलेटन तो बोन का बना होता है और अंदर होता है, इनका स्केलेटन नजर आ रहा है बाहर से, ये वाला, इसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। एक्सो मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी। तो इनकी बॉडी के बाहर जो ये स्केलेटन है ना, ये जो हार्ड सा है, ये भी पॉलीसेकेराइड का ही बना होता है, और इस पॉलीसेकेराइड का नाम होता है काइटिन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है? काइटिन नाम है। और ये भी होमोपॉलीमर ही होता है, होमोपॉलीमर ही होता है। जो आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो कि ये काइटिन का डायग्राम है। लेकिन अगेन वही, स्ट्रक्चर करने की जरूरत नहीं है, बस नाम याद रखना कि जो हमारे पास ये जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट जो होते हैं ना, वो एनिमल किंगडम में एक फाइलम आता है, उस फाइलम का नाम है आर्थ्रोपोडा। तो जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है ना, उनमें ये जो इंसेक्ट होते हैं, इनकी जो बाहर की बॉडी होती है सबकी काइटिन की बनी होती है। तो काइटिन क्या होता है? होमोपॉलीमर होता है। जैसे ग्लाइकोजन को, स्टार्च को बनाने वाला ग्लूकोज होता है ना, उस तरीके से इस काइटिन को बनाने वाले को बोलते हैं एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन, ठीक है। ये नाम जरूर याद रखना, ये आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, ये आपको जरूर करना है, ठीक है। परिणीति आप फिर आप लीव कर दो आप, लेकिन प्लीज बाद में वीडियो देख लेना, ऐसे थोड़ा सा ही रहता है, अभी 10 मिनट लगेंगे जहां तक मेरा ख्याल है, 10 मिनट की क्लास और है, तो आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो, नहीं तो आप देख लो, 10 मिनट लगेंगे अभी और, क्योंकि आज एक्चुअली मुझे टॉपिक अभी कंप्लीट करवाना है, क्योंकि थोड़ा सा ही रह गया लास्ट में, अब और कार्बोहाइड्रेट्स नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो ये काइटिन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो काइटिन है, काइटिन को बनाने वाला कौन है? एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन। अब लिंकेज भी करने की जरूरत नहीं है, एग्जांपल नहीं है, लेकिन जस्ट ओनली आपको इतना समझ में आ गया है, ये एक्सोस्केलेटन जो है ये किसका बना होता है? काइटिन का। एक चीज आपको और बता दूं, जो फंजाई होती है ना, फंजाई, उनकी सेल वॉल में भी सेम काइटिन प्रेजेंट होता है। तो सेम काइटिन देखिए यहाँ पे इन इंसेक्ट, कॉकरोच, इनकी बॉडी के बाहर भी होता है, और यहाँ पर सेम काइटिन जो है फंजाई की सेल वॉल में भी प्रेजेंट होता है। जैसे प्लांट की सेल वॉल में सेलुलोज होता है, फंजाई की सेल वॉल में काइटिन होता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए बैक्टीरिया। अगेन दोबारा बोल रही हूँ, ये सारे स्ट्रक्चर आपको करने की जरूरत नहीं, ओनली जस्ट ओनली मैं दिखा रही हूँ। जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी बैक्टीरिया, सबको पता है बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल होती है। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ना, वो भी हमारे पास पॉलीसेकेराइड की ही बनी होती है, उसको बोलते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन। क्या नाम है? पेप्टाइडोग्लाइकेन। ओनली बस आपको ये नाम ही याद रखना है। तो ये हमारे पास बैक्टीरिया है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और हमने देखो, हमने इन बैक्टीरिया की सेल वॉल को जूम किया, तो जब हमने उनकी सेल वॉल को जूम किया तो ये आप देख पा रहे हो कितने सारे शुगर मॉलिक्यूल दिख रहे हैं आपको, प्रेजेंट होते हैं। तो इनकी सेल वॉल किससे बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। बस आपको इतना सा ध्यान में रखना है, और यहाँ पे कुछ नहीं, ठीक है। तो ये पोर्शन हो गया आपका कंप्लीट, जस्ट ओनली थोड़ा सा रीड करने को रह गया, एनसीईआरटी वाला पोर्शन, वही मुझे रीड करना है यहाँ पे।
तो यहाँ पर इस वाले पोर्शन को बाद में करवाती हूँ, अभी इसको बता देती हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, प्लांट सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। तो सेल्यूलोज क्या है, सेल्यूलोज इट इज अ पॉलीसेकेराइड, द पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प। प्लांट का जो पल्प होता है वहीं से पेपर बनता है, जिसमें हम लिखते हैं, जितने भी पेपर आते हैं। तो ये सारा किससे बन रहा है, ये प्लांट से ही बनता है, प्लांट के पल्प से बनता है और कॉटन के फाइबर से बनता है। तो आपको पता है ये सारा सेल्यूलोजिक होता है, पता है आपको इसके बारे में, जिसमें हर रोज जिस कॉपी में हम लिख रहे हैं उसका हर एक पेपर किससे बना हुआ है, प्लांट के पल्प से बनता है। और ये सारा क्या होता है, ये कॉटन के जो फाइबर्स होते हैं सारे सेल्यूलोजिक होते हैं, सेल्यूलोज से बने होते हैं। सो देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड इन नेचर। इसके अलावा देखिए ये वाला पॉइंट देखिए क्या लिखा है, दे हैव बिल्डिंग ब्लॉक। अब प्लीज थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना, जो हमारे पास अभी भी जो मैंने आपको बताया काइटिन के बारे में, कि काइटिन कहाँ होता है, एक्सोस्केलेटन ऑफ द आर्थ्रोपोड। अभी भी मैंने आपको वो एक इंसेक्ट दिखाया, तो जो इंसेक्ट होता है ना किस फाइलम को बिलोंग करते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा को। तो आपने ऐसे सारे इंसेक्ट देखे होंगे, सारी सबकी बॉडी बाहर से ब्राउन ब्राउन कलर की होती है। तो इन सब की ये जो बॉडी होती है ना, ये सारी काइटिन से बनी होती है। और इस काइटिन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, काइटिन को बनाने वाला कौन है, ये है, क्या नाम है, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि यहाँ पे ग्लूकोज के साथ अमाइनो ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, इसी लिखा ये क्या होते हैं, दे हैव बिल्डिंग ब्लॉक अमाइनो शुगर। मतलब शुगर के साथ कौन अटैच है, शुगर के साथ अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। अगर आपने डायग्राम को भी ध्यान से देखा हो, करने की जरूरत नहीं, डायग्राम जो बार बार बोल रहा हूं, डरना मत। तो आप इधर देख सकते हो, ये नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, ये देखिए यहाँ पे देखिए नजर आ रहे हैं आपको, देखो ये इधर देख पा रहे हो, जस्ट थोड़ी समझ में आना चाहिए आपको। तो शुगर तो है ही है, बट शुगर के साथ साथ यहाँ पे अमाइनो ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो हम कहते हैं कि बहुत सारे पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, क्या करते हैं, दे हैव बिल्डिंग ब्लॉक्स, और क्या लिखा है, अमाइनो शुगर एंड केमिकली मॉडिफाइड शुगर। मतलब हमने उन शुगर को मॉडिफाइड कर दिया है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोसा अमाइन, मतलब इस ग्लूकोज के साथ कौन ऐड हो गया है, अमाइन ग्रुप। एग्जांपल है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, जो किसके अंदर होता है, काइटिन के अंदर होता है, मतलब काइटिन को बनाने वाला होता है। और काइटिन कहाँ प्रेजेंट होता है, एक्सोस्केलेटन ऑफ द आर्थ्रोपोड। तो ये होते क्या है, लेकिन दीज कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड आर मोस्टली होमोपॉलीमर, ये भी होमोपॉलीमर ही होता है। आई होप आपको इतनी बातें इधर समझ में आ गई होगी। तो हमारा पॉलीसेकेराइड जो है वो आपका डन हो गया, बस ओनली ये वाला पैराग्राफ बचता है। ये क्या है देखिए, अभी भी मैंने आपको बताया स्टार्च। स्टार्च कहाँ पे होता है, प्लांट अपना एक्सेस ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। जब स्टार्च अपना स्ट्रक्चर बनाता है तो ये क्या बनाता है, हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे हमने प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर किया था, सेकेंडरी किया था, टर्शरी किया था, उस तरीके से हमारे पास जो पॉलीसेकेराइड होते हैं ना, इनका भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, और वो भी क्या होता है, सेम हेलिकल। प्रोटीन का किया था ना हमने हेलिकल स्ट्रक्चर, इसकी तरह लाइक दिस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी वही चीज है, जो स्टार्च है ये भी हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाती है। और हमने क्या देखा है कि जब स्टार्च अपना इस हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, उस टाइम पर वो आयोडीन के मॉलिक्यूल्स को होल्ड कर सकता है। ध्यान से सुनना इस बात को, एक्चुअली अगर आपके स्कूल ओपन होते तो आप इस एक्टिविटी को अपने स्कूल में पक्का करते, अगर टीचर करवाते आप लोगों को। लेकिन अभी स्कूल ओपन नहीं है तो नहीं हो सकता, लेकिन प्लीज ध्यान से सुनना ये क्या बोल रहा है। अब मान लेते हैं आप कोई भी एक मटेरियल लेकर आए हो, प्लांट का या कुछ भी, एक्स वाई जेड है, एक्स है, वाई है, जेड है। अब हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि क्या इनके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, अगर हम बोलते हैं ना कि ये स्टार्च कंटेन करता है, ये नहीं करता है, ये सेलुलोज कंटेन करता है, नहीं करता, हमें कैसे पता चलेगा, कुछ ना कुछ तो टेस्ट से ही पता चलता है ना कि ये स्टार्च कंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो स्टार्च किसी के अंदर है कि नहीं है, हम उसको पता कर सकते हैं कैसे, एक टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं स्टार्च आयोडीन टेस्ट। अब इस टेस्ट में देखिए हम क्या करते हैं, इसको पहले थ्योरी सुनिए, वो क्या बोल रहा है कि जो स्टार्च जो है वो होल्ड कर सकता है आयोडीन के मॉलिक्यूल को, लेकिन कब कर सकता है, ओनली इन द हेलिकल पोर्शन। हेलिकल पोर्शन का मतलब क्या है कि जब स्टार्च अपना सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उस टाइम पे वो आयोडीन के मॉलिक्यूल के साथ वहां पे वो बॉन्ड बना सकता है। और जैसे ही कोई स्टार्च आयोडीन के साथ बॉन्ड बनाता है ना,
वो अपना कलर चेंज कर देता है और कलर क्या आ जाता है, ब्लू। नॉर्मली स्टार्च क्या होता है, नॉर्मली स्टार्च होता है कलरलेस, व्हाइट कलर का होता है। लेकिन अगर आप मान लेते कि मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप सबको पता होना चाहिए इसके बारे में, नहीं पता है तो आज के बाद कभी भूलना मत। सारे जने घर पे आलू खाते हैं, ठीक है, तो आलू का वो जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है ना, वो पूरा स्टार्च से भरा होता है, पूरा स्टार्च होता है, वो कंप्लीटली स्टार्च। अगर आप एक टेस्ट ट्यूब लोगे ना, ऐसे एक्सपेरिमेंट को आप घर पे भी कर सकते हो। आप इस टेस्ट ट्यूब को लो, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के आप कोई भी मतलब एक ट्रांसपेरेंट सा बर्तन ले लेना जिसमें आप कोई भी चीज देख सकते हो, और आप वहां पे एक छोटा सा आलू का पीस काट कर डालना, छोटा सा पीस डाल दिया आपने वहां पे। उसके बाद अगर आप मार्केट में जाओ, आप बोला हमें आयोडीन का सोल्यूशन दे दो, और आप वहां पे आयोडीन डालना, आप कुछ टाइम बाद देखोगे कि उसका पूरा कलर ब्लू कलर का हो गया है। तो ब्लू कलर क्या इंडिकेट कर रहा है वहां पे, कि इसके अंदर पूरा स्टार्च है। आलू के अंदर तो हमें पता है, लेकिन इस तरीके से कितने सारे वेजिटेबल, कितनी सारी चीजें होती है जिनके अंदर हमें नहीं पता होता। तो हम ये टेस्ट करते हैं, ये चेक करने के लिए कि स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, क्यों, अब देखो कलर चेंज क्यों होता है, क्योंकि जो स्टार्च होता है ना, वो उस आयोडीन के साथ वहां पे बॉन्ड बना देता है, और जैसे ही बॉन्ड बनाता है उसका कलर एकदम ब्लू कलर हो जाता है। लेकिन जो सेलुलोज होता है, देखो अब देखो, बहुत समझने वाली बात है कि स्टार्च को बनाने वाला भी ग्लूकोज है, सेलुलोज को बनाने वाला भी ग्लूकोज है, लेकिन इनकी जो अरेंजमेंट होती है ना, अरेंजमेंट बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। तो सेलुलोज कभी भी कॉम्प्लेक्स हेलिक्स नहीं बनाता है, और कभी भी वो आयोडीन को होल्ड नहीं कर सकता है। इसीलिए अगर आप कभी किसी सेलुलोज के अंदर आयोडीन डालोगे, वो कभी ब्लू कलर नहीं देगा। स्टार्च ही हमेशा ब्लू कलर देता है जब वो आयोडीन के मॉलिक्यूल को क्या कर देता है, पकड़ देता है, मतलब उसको होल्ड कर देता है। कहने का मतलब ये है, समझ आया आपको स्टार्च वाला। और इसको आप घर पे भी कर सकते हो। अगर आपको मार्केट से कहीं से भी, अगर आप करना चाहते हो, आप मार्केट से किसी भी केमिस्ट शॉप से आपको आयोडीन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। स्टार्च तो हमें हमारे घर पे ही है, जैसे मैंने आपको बता दिया, आलू के अंदर भर भर के स्टार्च होता है। आप उसको एक टेस्ट ट्यूब में लेना, टेस्ट ट्यूब तो चलो घर पे नहीं होगी, आप एक कांच का ग्लास ले लेना, ट्रांसपेरेंट कलर का, ठीक है, कांच ऐसे ट्रांसपेरेंट ही होती है, सॉरी कांच, उसके अंदर आप आलू का पीस डालना, उसके बाद वहां पे आयोडीन डालना, आप देखना कि पूरा कलर उसका वो आपका ब्लू हो जाएगा। तो वो इंडिकेट करता है कि ये आपका स्टार्च से रिच है। समझ आ गया आपको। तो हमारा पॉलीसेकेराइड आज कंप्लीट हो गया है फाइनली। किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज अब वो पूछ सकता है। और मैंने आपको ये भी बता दिया आपको क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है। और एक चीज आपको और बता दूं, एनसीईआरटी में ओनली जो मैंने आज पढ़ाया है अभी ये वाला पॉइंट बस इतना सा ही है, वहां पे हमारे पास मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। तो आप देख लो आप कितना करना चाहते हो, बताइए। किसी को कोई भी डाउट है प्लीज अब वो पूछ सकता है मुझसे। हाँ जी बिल्कुल अमनजोत, हाँ बिल्कुल, थैंक यू, आपने याद करवा दिया। कल आपका टेस्ट होगा। टेस्ट एक्चुअली आपका आज था, लेकिन वो आज मुझे इसको कंप्लीट करवाना, तो अब आपका टेस्ट कल होगा। और ये भी बता दूं, जो भूल गए हैं कौन सा टेस्ट होगा, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का, ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला जो हमारा चैप्टर रह गया था, ठीक है, किसका टेस्ट है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। और दिव्यम प्लीज इसके बाद अब मुझे फोटो भेज देना आप जल्दी से।